नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सनरे पे। मैं आपका एजुकेटर सुनील रे लेके आया हूँ घटना चक्र की अगली कड़ी। आज का हमारा जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसका पहला हम पढ़ेंगे ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव के कुछ प्रश्न। प्रश्न संख्या एक, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है त्वचीय कैंसर का। कथन: ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है, कारण ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो इसका कथन दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। वन्य एवं वन्य जीव, वन्य एवं उसके प्रकार। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाटी, वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्ववीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं हैं? ऊंचे घने वृक्ष की विद्वानता, जिनके किरीकीट निरंतर विथान बनाते हों, बहुत सी जातियां का सह अस्तित्व हो, अधिपादपों की संख्या, किस्मों की विषमता हो। तो कथन की एक दो तीन तीनों ही सही है। निम्नलिखित पद राज्यों पर चर्चा कीजिए: अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। उपयुक्त राज्यों में से किसमें कितने में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्ण पानी वन होते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल में ही आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय वर्षावन वन, शीतोष्ण आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो सबसे ज्यादा जो अधिकतम हमें पादप विविधता मिलेगी वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में मिलेगी। पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विशेषता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीशीज है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। भारत में भारत के किस राज्य में सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में। भारत के मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन में। भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन। वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप मोनोकल्चर कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, तार रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकारिक आकेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अल्वनंचल कोर्सिकाएं, फ्रेश वाटर पॉकेट्स त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निम्नीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उदाहरण में निर्धारित स्थान है सुंदरवन। निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो ये हमारा गोवा में है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? अमेजोन वर्षावन। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? एशिया में।
समाचार में कभी कभी दिखाई देने वाला रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। इसका कथन केवल एक सही है। भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दक्षिण पश्चिम घाट आर्द्र वन, तराई दुआर चौड़ी पत्ती वाले वन, कच्छ का रण, घास का प्रदेश, पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र वन। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है ये डी है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। उष्णकटिबंधीय वन, साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष वन, हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति, सुंदरवन, पतझर वन, राजस्थान। तो सही सुमेल करने के बाद जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा डी। 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि ग्रान मैंग्रोव तटीय आपदा के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। ग्राम सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करता है? ग्रान अनूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा एक बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग ना तो रहते हैं ना जाते हैं। ग्रान भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को जरूरत पड़ती है। ग्रान के वृक्ष घने वितान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। ग्रान के वृक्ष अपनी सघन जोड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे में नहीं उखड़ते हैं। तो इसका कथन डी सही है। ग्रान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे में नहीं उखड़ते। कथन उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कारण महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वीकरण हुआ है। इसका कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। भितरकनिका गारन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। तो इसका ना तो कथन एक सही है और ना कथन दो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सास वृक्ष के टेक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। तो इसके कथन तीनों ही सही हैं। कथन मैंग्रोव उच्च समुद्री तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। कारण वह तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में अर्धलिखित में से कौन सा सही है? तो ये दोनों ही सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपका यहाँ निम्नलिखित में से किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है? बांज, बुरुश, चंदन। तो केवल बांज और बुरुश। वनों की से लाभ एवं वनों के उपयोग। कथन वन नवीकरणीय संसाधन है। कारण यह पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो दोनों ही कथन और कारण सही है परंतु कारण जो है इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। कथन प्राकृतिक संसाधन से ये होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कथन कारण किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। तो इस दोनों ही कथन सही है परंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन एल्यूमिनियम हरी धातु है। कारण
वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। तो इसका जो कथन सही है परंतु कारण गलत है। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्ष की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? ये मेघालय में पाए जाते हैं। वन उन्मूलन एवं उसके प्रभाव। निम्न में से कौन सा भारत में निर्विकीकरण का प्रभाव नहीं है? नगरीकरण। नागालैंड के पर्वत क्रमश बंजर होते जा रहे हैं। उसका प्रमुख कारण है झूम कृषि। कथन: भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण के प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। कारण: वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। तो ये कथन कारण दोनों सही है और जो कारण है वो सही व्याख्या कर रहा है। वन ह्रास का मुख्य कारण है औद्योगिक विकास। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वंश के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। जंगल की आग। भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षोपण में विशिष्टता रखता है? वालपराई। राष्ट्रीय वन नीति 1952। 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था? तो ये वन और स्थायी शहर। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र है 33%। भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छिद होने की सिफारिश की गई है? 33%। पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए 33%। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? तो ये लक्ष्य है 1/3। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान दीजिए। वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास, पुनर्नवीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, पीड़कों और कीटों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र की हानि को रोकने के लिए पीड़क नाशकों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का प्रबंधन। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित है। कथन केवल 1, 2 और 3। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर दीजिए। पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश के कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, वन प्रबंधन में जल सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। तो इसका कथन केवल 2 और 3 सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? 21%। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? तो ये है हमारा 21.54%। 2015 में निम्नलिखित राज्यों में से किसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत था? मिजोरम राज्य। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे
भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? ये है 24.16%। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? तो ये है 21.54%। फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो इनमें से नागालैंड में सबसे अधिक जनजातीय संख्या जिलों की संख्या है। निम्नलिखित घटनाओं को उन प्रारंभ के कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972-73 का है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। प्रोजेक्ट हाथी ये 1980 का है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1342। भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है? तो ये 22.7%। उपग्रह सर्वेक्षण से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? 19%। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसमें जो हमारा राज्य हो जाएगा ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत का वह कौन सा राज्य है जिनका वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? मिजोरम। भारत वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? मिजोरम। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है मिजोरम में। मिजोरम भारत के राज्यों में कौन सा निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? मिजोरम। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है मिजोरम में। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से भारत में किस राज्य संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है? मिजोरम। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सत्य नहीं है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है।
तो नागालैंड भारत का सबसे सर्वाधिक वनाच्छेदित राज्य नहीं है, सबसे सर्वाधिक राज्य वनाच्छेदित राज्य है ये मध्य प्रदेश है। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी दक्कन में। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है लगभग 12%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? अलवर। राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण एनआरएसए के अनुसार निम्न में से किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छेदित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र वन के रूप में है। कुल वन क्षेत्र में यह लगभग 40% सघन वन क्षेत्र है। राष्ट्रीय वन्य कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्र को वृक्ष वनों से ढकना है। तो इसका केवल कथन 2 सही है। निम्नलिखित राज्य समूह में किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। किस राज्य का 80% से अधिक क्षेत्र वनाच्छेदित है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है गुजरात तट के सहारे। रिक्त स्थान में उचित चयन को भरें। 2011 में उत्तर प्रदेश का अभिलेखित रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्र का लगभग 7% था। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनाच्छादन कुल क्षेत्र के संदर्भ में वन क्षेत्र का प्रतिशत के अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा, उड़ीसा, मणिपुर, महाराष्ट्र अथवा सी। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इनमें कोई भी कूट सही उत्तर नहीं, क्योंकि ये प्रश्न 2011 का था और वर्तमान काल में प्रश्न की जो सबकी जो डेटा है जिनका वो चेंज हो चुका है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है 0.08 हेक्टेयर। IUCN व विभिन्न संकाटपन जातियां। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। ये विश्व की भी सबसे बड़ी मछली है। घड़ियाल गेवियलिस बहुतायत में पाया जाता है गंगा नदी में। भारत में निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए। मगरमच्छ, हाथी। इनमें से कौन सी संकटपन जातियां हैं? तो ये दोनों ही संकटपन जातियां हैं। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है विभिन्न जन्य जंतुओं की संख्या के आंकलन के लिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर, स्पाइडर वानर। उपयुक्त में से कौन से भारत में प्रयुक्त रूप में पाए जाते हैं? तो तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और वामन सुअर ये भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। स्पाइडर वानर पर भारत में नहीं पाया जाता। सूची 1 भारत वन्य प्राणी जातियां। सूची 2 वैज्ञानिक नाम। एशिया जंगली गधा इक्कस हेमियोनस, बारहसिंघा, रुसवर्स डुआयुसेल, चिनकारा, गजेला बेनेटी, नीलगाय, बोस्फालस, टेरेगो केमेलस। निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। घड़ियाल, चम्रपीठ कुर्म, लेदरबैक टर्टल, अनूप मृग। उपयुक्त में से कौन सा संकटापन्न है?
तो ये तीनों ही संकटापन है। यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो ये हमारी चंबल नदी है। चंबल नदी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है, यह ये घड़ियालों का प्राकृतिक आवास है। भारत में पाई जाने वाली नस्ल खरई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है? वह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। वह मैनग्रोव्स की चराई पर जीता है। यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता। तो इसका कथन केवल 1 और 2 ही है सही है, कथन तीसरा गलत है। वन संपदा संरक्षण से संबंधित भारतीय प्रयास। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? तो ये झारखंड राज्य में किया गया। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? तो ये हिमाचल प्रदेश द्वारा की गई। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंधित, सभी गतिविधियों की छूट, सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सभी, जो भी 3 श्रेणियों में वर्गीकृत जो भी हमारे हैं, सुरक्षित, संरक्षित और अधिकृत वन, उनमें जो सुरक्षित वन है उनमें बिना अनुमति के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है झारखंड राज्यों द्वारा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये 1972 में लागू किया गया था। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये सन 1972 में लागू किया गया था। वन्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1972 में। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। अगला सब्जेक्ट है, अगला विषय है हमारा सामान्य विज्ञान। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवर्ती बैंड का पारस होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्स किरण, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें। ध्वनि से जुड़े कुछ प्रश्न। माध्यमों जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को अवरोही क्रम में रखिए। तो जल की गति सबसे तेज, इस्पात, फिर जल, फिर नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 2। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा वायु में, द्रव में, धातु में, निर्वात में। धातु में। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा निर्वात में, वायु में, जल में, इस्पात में। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है ठोस पदार्थ में। यदि वीए, वीडब्ल्यू और वीएस क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो वीए, फिर उससे ज्यादा वीडब्ल्यू और फिर वीएस।
इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? हवा, ग्रेनाइट, पानी, लोहा। तो ये लोहा में होगी क्योंकि लोहा एक धातु है। अधिकतम रहेगी लोहा में। ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैस में चल सकती है, ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ठोस और गैस दोनों माध्यम में ध्वनि तरंगे चल सकती है। वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं तिरछे, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय और ध्रुवीकृति। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुदैर्ध्य। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? पानी, निर्वात, लोहा, वायु। तो निर्वात वैक्यूम में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए संचरण चाहिए होता है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती निर्वात में। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह है आवृत्ति। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है 16.5 मीटर। ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 17 मीटर। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानत है 330 मीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वह विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए ध्वनि के संचारण के लिए द्रव माध्यम की जरूरत होती है जो कि हमें चंद्रमा पर नहीं मिलता है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की तहत सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होती है। ध्वनि शैलों में केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यावर्ती तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। इसका कथन ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कीड़ों को नष्ट कर सकती है। ये कपड़ों से धूल हटाकर इन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। यह स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। तो ये कथन सब सही है। अगला प्रश्न, पराशर्व यह ध्वनियां जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की यही मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है यह है सोनोग्राफी।
चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपने शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है ये पराध्वनि तरंगे निकलती हैं और उन्हीं के द्वारा निर्दृश्य होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस में, द्रव में एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राशव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इसका कथन केवल 1, 2 और 4 सही है। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? ओजोन लेयर में बाधा। अगला प्रश्न, कथन, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। कारण ध्वनि की गति परिवर्तित माध्यम में ताप पर निर्भर करती है। तो जो इसका कथन है, कथन गलत है, परंतु इसका जो कारण है वह सही है। डेसिबल, जिसे किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने में डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वह है ध्वनि की तीव्रता। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 30 डेसिबल। 100 डेसिबल का रव नॉइस का प्रबलता स्तर संगत होगा यंत्र कारखाने के शोर से। विश्व स्थान संगठन के अनुसार एक नगर के स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 डीबी। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है 85 डेसिबल। किस स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? 80 डेसिबल। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूर पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज को सुन सकता है तो उसे 2 बार आवाज सुनाई देती है। इसका कारण है ध्वनि का वेग इस पाथ में वायु की अपेक्षा अधिक है। ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? कथन, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। कथन 2, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। कथन 3, ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमीनियम के माध्यम में कम रहती है। तो इसका कथन 3 सही गलत है। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसका कथन 2 भी गलत है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जाता है। केवल ध्वनि ध्वनि गुणवत्ता क्वालिटी। एक सितार में किस प्रकार के ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, अपग्रामी एवं अनुदैर्घ्य, अपरग्रामी एवं अनुप्रस्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अनुरूपण विशेषता बड़े गिरजाघर और अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होते हैं। कारण दीवारें छत एवं धरातल से पर्वतीय ध्वनि परावर्तन हो सकती हैं। तो इसका दोनों ही कथन सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। विस्तृत रूप से प्रयुक्त संज्ञात्मक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है। स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। तो इसकी कथन ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। निम्नलिखित में से किसकी तरंग सबसे अधिक होती है? तो इसकी रेडियो तरंग की तरंगें सबसे लंबाई सबसे अधिक होती है।
एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंग। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं आवर्तक किरणें। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? आवर्तक। निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? अवरक्त। टेलीविजन ग्रही के दूरस्थ नियंत्रण के किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण होता है आयाम मांडुलन द्वारा। टेलीविजन प्रसारण में स्वर संकेतों के को प्रेषित करने के प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति आरोपण। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड का पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है 10 मेगाहर्ट्ज। कथन: रेडियो तरंग चुंबकीय क्षेत्र में वंकित हो जाती हैं। कारण: रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। तो इसका जो कथन है वो गलत है, परंतु कारण सही है। इस हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा डी। विद्युत धारा एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे चलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्चा होगा 5 रुपए। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई। 1 किलोवाट घंटे का मान होता है 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी 0.4। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वॉट्स, वोल्टेज, ओम, एम्पियर। तो केवल वोल्टेज पर। यदि 60 वॉट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? तो ये 9 यूनिट बिजली खर्च होगी। एक सुरंग में 100 वॉट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्चा होगा 10 यूनिट। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है। बल्ब की शक्ति है 110 वॉट। दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा 4.70 किलो ओम। एक मकान में 2 बल्ब में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? मंद रोशनी वाले बल्ब में। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों। तो केवल दोनों समांतर क्रम में जब जोड़े जाएंगे तो दोनों बल्ब अधिक रोशनी प्रदान करेंगे। डायनामो, जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, यह वास्तव में ऊर्जा का परिवर्तक होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है डायनामो। विद्युत मोटर
एक बिजली लेके चलता है, एक बिजली चल के बिजली देता है। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा को। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है बैटरी। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं क्योंकि ये अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपात होती है। फैराडे स्थिरांक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। विलयाक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया। सार्वभौमिक स्थिरांक है तो ये डी हो जाएगा इसका उत्तर। मोटर कार बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं। धारित्र को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं तो इसका केवल कथन 1 और 4 सही है, 2 और 3 कथन गलत है। 26 प्रश्न संख्या 26 निकेल कैडमियम NiCd बैटरी का प्रयोग होता है। कैलकुलेटर, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ट्रांजिस्टर या उपयुक्त में से सभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी का में निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो ये टंगस्टन धातु का प्रयोग रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में किया जाता है। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता। फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं तो इसका कथन तीनों ही कथन सही हैं। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। कथन तारिक चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं कारण ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं तो इसके दोनों ही कथन सही हैं और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वह हो समान विभव पर। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? चांदी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? चांदी। निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है? एल्यूमीनियम, तांबा, चांदी, सोना। चांदी। मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका करण का निम्न होना आवश्यक है। कथन सी सही है। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाली फ्यूज तार जिस धातु से बनी होती है उसका गलनांक कम होता है और उसका प्रतिरोधक अधिक होता है। इसका कथन ए और सी दोनों सही हो जाए।
हैलोजन लैंप का तंतु निम्न में से मिश्र धातु का होता है, टंगस्टन एवं सोडियम। कथन: एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। धातु अणुओं के परस्पर संगठन के ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। तो कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समांतर संबंधन है। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। उदासीन तार। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण को भी क्या है, 10⁴ ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, आर्गन के साथ मरकरी वेपर। सीएफएल का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। कथन: लाइफ इमिटिंग डायोड एलईडी लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप की तुलना में अधिक लंबी सेवा प्रदान करती है। कथन: कारण: लाइट इमिटिंग डायोड लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट सीएफएल की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। तो इसका कारण गलत है परंतु कथन सही है, ये कम ऊर्जा दक्ष होते हैं। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्ज डायोड ओलेड का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्शन डिजिटल डिस्प्ले सज्जित करने के लिए किए जाते हैं। गर्भदृष्टीय क्रिस्टल प्रदर्शी की तुलना में ओलेड प्रदर्शी किस प्रकार लाभकारी है। ओलेड प्रदर्शी नम्य प्लास्टिक अस्तरों पर संवरित रचित किए जा सकते हैं। ओलेड के प्रयोग से वस्त्र में अंत स्थापित उपरिव्यय प्रदर्शी प्रोडक्ट डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। ओलेड के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्शन संभव है। तो इसका कथन 1, 2, 3 तीनों ही सही है। फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब में से कौन सी गैस भरी जाती है, मरकरी और नियॉन। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिक प्रेफर्ड अधिमान प्रेफर्ड किया जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश प्रसुरित विकिरण करने हेतु अधिक प्रकाश सतह होती है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव पर प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, अणुओं को धूलित कर। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें उपयुक्त में से कोई भी गैस नहीं होती, इसमें नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंचित होता है। चोक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाती है। सीएफएल एलईडी लैंप में क्या अंतर है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएफएल पारा वाष्प और सतीपंख का प्रयोग करता है जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। सीएफएल की औसत जीवन अवधि एलईडी लैंप से बहुत अधिक होती है। एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल कम ऊर्जा सक्षम है। इसका कथन केवल 1 और 3 सही है। सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न है। सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अधिक होती है। सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णीय होता है जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक ग्रहण सुविधा कलर अनवोल सोडियम बत्ती के दृश्य का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णीय होता है जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं कलर एडवांटेज प्रदान करती है। तो इसका कथन केवल 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न, एक तार में बहती विद्युत धारा एक विभवांतर प्रत्येक के को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। 60।
दो तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध 10 ओम ही होगा। कथन: परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है। कारण: परिणामित्र ऐसे युक्ति हैं जिसके प्रयोग निर्दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है, तो इसका केवल कथन सही है, कारण गलत है। समान प्रकार की छोटी बूंदें V बोर्ड पर आवेशित की गई हैं। यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो एक बूंद का विभव होगा। उत्तर ए, n⁻2 गुना V। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने के लिए। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे उद्देश्य से होता है? प्रत्यावर्ती धारा विभाग को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए। किसी एसी जनरित तथा डीसी जनरित में एक मूलभूत अंतर यह है कि डीसी जनरित में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनरित में दिक् परिवर्तक होता है। मोबाइल चार्जर होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर। कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक से विद्युत, इलेक्ट्रिकल मोटर विद्युत से यांत्रिक, डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत, सोलर सेल रासायनिक से यांत्रिक। उपयुक्त सुगमों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो केवल 1 और 2 ही सही सुमेलित है। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति कहलाती है रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है डायनेमो द्वारा, मोटर द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा किया जाता है। भारत में विद्युत वितरण कंपनी विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटे में करती है। कारण: भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है, तो इसका कथन जो सही है, कारण गलत है। ये 55 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। निम्नलिखित कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूखंड के अंदर चक्र धाराएं। चालकता: अतिचालक का लक्षण है सुगम पारगम्यता। अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिसमें लाखों रुपए की बचत हो? समान तापमान पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान होता है 133 केल्विन। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन तापमान पर होती है 0। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। निकट अतीत में हिग्स बोसोन के अस्तित्व के संसूचन के लिए एक प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे। इस कण की खोज का क्या महत्व है? इस कण की खोज यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संयुक्त क्या होती है। क्या निकट भविष्य में हमें दो बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। यह हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उत्पन्न करने में मदद करेगा। तो कथन केवल एक सही है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है संपूर्ण अनंत। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। साथियों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।